जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार आचार्य कुलम में। मैं अवनीश चौधरी आपके सामने जो ये एस डी यादव की बुक है, इसकी जो हमारी सीरीज चल रही है, इससे पहले हमने परसेंटेज को पूरा जो है कंप्लीट परसेंटेज का एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अभी हम अगला चैप्टर चलते हैं और अगला चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा प्रॉफिट लॉस। हम जैसे हमने परसेंटेज का 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसे ही हम प्रॉफिट लॉस के भी सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और आप बेहद आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। आपको क्या करना है, यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार आप सॉल्यूशन देखना और फिर आप खुद से एक बार ट्राई करना। यदि आपने पहले परसेंटेज पढ़ा है, सॉरी प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ा है, तो आप वीडियो देखते समय क्वेश्चन को पॉज कर पहले सॉल्व करना और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते चलना। इस तरह से आप पूरे चैप्टर को कवर कर पाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे प्रॉफिट लॉस चैप्टर पर। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट पर समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या है। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस की बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं सीपी हमारा क्या होता है। सीपी की बात करते हैं तो सीपी हमारा होता है, हिंदी में इंग्लिश में सीपी और हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, यदि किसी वस्तु को हमें जितना है खरीद कर लेकर आए हैं, क्रय मूल्य को हम बोल सकते हैं खरीदना, खरीदना, या इसे हम बोल सकते हैं निवेश करना, कि हमें कितना पैसा निवेश किया है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। जैसे आपने कोई मोबाइल खरीद कर लेकर आए हो, कोई मोबाइल आपने 10,000 रुपए में खरीदा है और आपने उसमें 2,000 रुपए या 1,000 रुपए उसकी मरम्मत में लगाए हैं, तो अगर केवल खरीदने की बात करते तो यहाँ हमारा खरीदना तो केवल 10,000 हो जाता, पर आपने 1,000 रुपए उसकी मरम्मत में भी लगाए, यानी कि आपकी जेब से कितना पैसा गया है, वही क्या होता है, सीपी। यानी कि टोटल सीपी आपका कितना हो चुका है उस केस में, 11,000। समझ पाए होंगे। आगे बात करते हैं एसपी की, और एसपी सेलिंग प्राइस, और इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसे सिंपली हम क्या कह देंगे, बेचना। किसी वस्तु को कितने में हम बेचते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, बेचना। अब आपने दो टर्मिनोलॉजी, प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट, लाभ क्या होगा, लाभ, प्रॉफिट, लाभ, ऐसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से। जब एसपी सीपी से बड़ा होगा तो आपको लाभ होगा। यानी कि आप कॉमन सेंस भी लगाए, देखिए कि कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देना, ये आपका क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। ऐसे ही अगर बात कर ली जाए आपके सामने लॉस की, तो लॉस क्या होगा, लॉस, तो लॉस को हम बोल सकते हैं सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। खरीद कर ज्यादा में लाए हो, कम में बेच दोगे तो आपको क्या होगी, हानि होगी। तो यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं, ये देखो बहुत कॉमन सी सेंस वाली बात है इसमें हमें। यानी कि अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट डिपेंड करा किस पर, एसपी माइनस सीपी। ये बहुत सिंपल सी बात है। और ऐसे ही अगर हमें लॉस की बात करनी है तो सीपी माइनस एसपी, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक समझ पाए होंगे। अब हम इसके पर अगर कोई डाटा मानकर करते हैं तो कैसे करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को इन चीजों को समझते हैं डाटा मानकर। तो देखिए, यदि मान लो हमने कोई वस्तु खरीद कर ले गए हैं जिसका कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपए। 5,000 रुपये में कोई आइटम खरीद कर ले गए हैं और उस आइटम को हमने जो बेच दिया है, सेलिंग प्राइस रख दिया है हमने 6,000 रुपये, और आपसे बोला है बताओ उसको प्रॉफिट कितना है। तो आप समझते होंगे सेलिंग प्राइस में से सीपी घटाओगे तो आपका आ जाएगा 6,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, 1,000 रुपए। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में कितना है, देखो ये हमारे पास रुपए में आया है, तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए हम क्या करते हैं, जितने का मेरा प्रॉफिट है 1,000 रुपए बटा, डिवाइड करना है हमेशा सीपी से। हमेशा डिवाइड हम बेस किसे बनाएंगे, सीपी को, और सीपी कितना है 5,000। अब सीपी को बेस क्यों बनाते हैं, सीपी को बेस इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने जितना पैसा निवेश किया है या जितने में आइटम हम खरीद कर लेकर आए हैं उससे हमें कितने रुपए ज्यादा मिले हैं तो लाभ होगा, और उससे अगर कम मिले हैं तो हमें हानि होगी। यानी कि जो हमें पैसे स्टार्टिंग में खर्चे किए थे हमेशा उसी को, इसलिए हम इसे बेस बनाते हैं। तो परसेंटेज के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा, 100%। परसेंटेज के लिए 100%। तो यानी कि देखो 1,000 से डिवाइड कर रहे होंगे, 3 जीरो कट जाएंगे 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो मेरे पास कितना आएगा, 20%। यानी कि उसको जो लाभ होगा वो कितना होगा,
20% लाभ हो जाएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। परसेंटेज में 20% है, रुपए में 1000 है। तो परसेंटेज में अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमेशा बेस किससे बनाएंगे, सीपी को। एक इस चीज को, एक दूसरा क्वेश्चन और इसमें समझते हैं। यदि आपसे किसी क्वेश्चन में सीपी दे दिया जाए, प्रॉफिट दे दिया जाए और आपसे एसपी पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर हमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। देखो, रटने के लिए हम सबसे पहले सिंपल से ये समझते हैं, टर्मोलॉजी समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। इसका मतलब हम समझते हैं 25% का प्रॉफिट का मतलब होता है 25 परसेंटेज का मतलब हम लिख सकते हैं बटे 100। यानी कि सीपी आपका 100 रुपए है तो 25 रुपए का आपको प्रॉफिट है। यानी आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीदा है तो 25 रुपए का आपका लाभ हुआ होगा। तो आपने उसे बेचा कितने में है, 100 में खरीद कर 25 का लाभ है, तो आप उसे सेल कर रहे होंगे। सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 125। ये आपको यहाँ डायरेक्ट समझना है। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल चीजें समझना है कि यदि सीपी 100 है तो 25% का आपको क्या है, लाभ है, और एसपी कितना हो जाएगा, 125। अगर बात करें से फ्रैक्शन की बात, तो 25% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है, 1/4। यानी कि 4 आपका क्या होगा, सीपी। बेस हमेशा सीपी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर अगर 25% प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1 का आपका क्या होगा, लाभ। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6। देखो, कहीं पर हम डायरेक्ट लिख देंगे और कहीं पर हम फ्रैक्शन का यूज करेंगे। कहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा, कहाँ फ्रैक्शन का, वो भी समझते हैं। जिसमें मैं तुमको सिंपली बोल दूं कि 40% का लाभ है, 40% का प्रॉफिट है, तो आप डायरेक्ट 140 कर दो, ये आपका एसपी हो जाएगा। अगर मैं बोल दो आपके सामने प्रॉफिट है 16 सही 2/3%, तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो आपको लेंथ ही पड़ेगा। तो आप यहाँ रेशो मेथड कर लेंगे। इसका मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 सीपी है तो 1 आपका क्या होगा, प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा, 7। इसलिए हमने दोनों बताए हैं कि आप, अगर आपके पास डाटा आसान है तो डायरेक्ट 100 में जोड़ दोगे, डाटा डिफिकल्ट है तो आप सर रेशो मेथड सोल्व कर सकते हैं। समझ पाए होंगे। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम चलते हैं क्वेश्चनों पर ही डायरेक्ट। पहले हम बेसिक सी चीजें समझ लेते हैं जो हमें चैप्टर में यूज करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। देखो, मैं अगर आपसे एक सिंपल से क्वेश्चन बोल दूं कि मेरे सामने सीपी है 4000 रुपए, सीपी है 4000 रुपए, और जो आपका प्रॉफिट है वो रख लेते हैं हम सिंपली 30%, और आपसे बोल दिया जाए कि एसपी बताओ कितना होगा। 4000 रुपए आपका प्रॉफिट है, 30% 4000 रुपए आपका सीपी है, 30% प्रॉफिट है, तो आप एसपी बताओ क्या होगा। अब आप एक चीज समझना, यानी कि हम डायरेक्ट जो 4000 है, 4000, ये देखो इसका इस टर्मोलॉजी का भी जो हमने समझाया था, 30 रुपए का लाभ है, 100 आपका क्या हो जाएगा, सीपी। 100 सीपी 30 रुपए का लाभ, तो आप उसे कितने बेच रहे होंगे, 130 में। कितना, 130। तो आप इसका डायरेक्ट 130% निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो हमारी कट रही होंगी, 13 चौका 52, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 5200। ये मेरा आंसर हो जाएगा जो सेलिंग प्राइस है। इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से करते तो कैसे करते, देखो 30% की फ्रैक्शन की बात कर ली जाए तो मेरे पास होता है 3/10, यानी कि 10 मेरे पास क्या है, सीपी, और 3 मेरे पास क्या है, प्रॉफिट। तो यानी कि आपके यहाँ पर अगर मैं बात करूं 10 सीपी है, पर क्वेश्चन में सीपी कितना दिया है, 4000। 10 किसके बराबर है, 4000 के। और वो आपसे पूछा है एसपी, तो 10 में खरीद कर 3 में बेच दिया, तो 3 का लाभ कमा कर बेचा है तो 13 में बेचेगी, तो मेरे पास कितना होगा ये हमें बताना है। देखो, आप सिंपल ये 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, 13 की डिवाइड 4 में गुणा करोगे तो 13 चौका 52, और 2 जीरो आ जाएगी 5200। तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। समझ पाए। यानी कि अगर आपके पास सीपी दिया हुआ हो, एसपी पूछा है, तो आप उसका डायरेक्ट परसेंटेज निकाल दो 100 में जोड़कर। अगर हानि पूछता तो 100 में से माइनस करके, मान लो अगर इसी केस में लॉस कर दिया जाए तो आप 30 की हानि है तो 100 में से 30 घटाएंगे 70, डायरेक्ट इसका 70% निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसपी। एक क्वेश्चन यहां समझे। एक और क्वेश्चन समझते हैं, इसमें उल्टा आपसे एसपी देकर सीपी पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, मैं सिंपली बोल दूं कि अब की बार हमें सीपी बताना है। सीपी क्या होगा, यदि आपको जो प्रॉफिट है वो 11% का है, और जो आपका एसपी है, एसपी जो है, आप इसे सिंपली आप इसका कोई ऐसा डाटा मानते हैं जिससे आप इजीली क्या
तो आप प्रॉफिट मान लो आपको 10% का है, और आपका जो है ये है 1122। ठीक है, आपने समझना है कि 10% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 1122 है, सीपी बताओ क्या होगा। तो आप एक चीज समझते होंगे, अभी हमने बताया कि जो एसपी होगा वो 100 में डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 100 में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 110, क्योंकि 100 में जोड़ने के बाद कितना आता है 110, यानी कि यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 110%, संख्या में कितना है 1122, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो 110% बराबर होगा किसके 1122 की। तो देखो 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 10%, और यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे 11 11 दूनी 22, 100% के लिए एक जीरो इधर बढ़ाएंगे एक जीरो इधर, तो 1020 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा, आप सीपी, क्योंकि सीपी हम कितना मानते हैं 100%, सीपी कितना मानते हैं 100%, तो 1020 मेरा सीपी हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से सोल्व करते तो कैसे करते, देखो प्रॉफिट है तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 रुपए में आपका सीपी है और 1 रुपए का आपको लाभ है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 यूनिट, और जो 11 यूनिट है वो किसके बराबर है 1122 के, तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से, तो मेरे पास कितना आएगा 11 है कि हम 11 11 102, 1 यूनिट का मान 102, तो हमें बताना है 10 यूनिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना था मेरा 10 यूनिट, तो एक जीरो उसके आगे आप सिंपल इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10 यूनिट हो जाएगा, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, तो आपका आंसर भी वही आ जाएगा। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। तो अभी हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या दिया हुआ है। जो आपकी बुक एसडी यादव की बुक होगी, आपने वहां से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। देखिए, जो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक का, वो क्या है, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। देखिएगा आप, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 कि 500 पाठ्य पुस्तकें, यानी कि 500 जो पुस्तकें हैं, बुक 500 बुक हैं जो खरीद कर लेकर आया है, कितने में बोल दिया उसने सिंपली 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में। और वो 50 बुक है, 50 बुक इतना वह इन वस्तुओं को इतने रुपए में बेचना चाहता है कि 50 बुक उसे फ्री पड़े, यानी कि 50 बुक उसे क्या पड़नी चाहिए फ्री। फ्री का मतलब है कि 50 बुक के बराबर उसे लाभ होना चाहिए, भाई जितने में उसे बेचता है और उतने में खरीद के लेकर चाह रहा है कि 50 बुकें फ्री मिले, तो जो उसका लाभ है वो क्या है 50 बुकों का लाभ है। आप यहाँ पर इसे सिंपल समझो कि अगर मैं 500 बुकों का मूल्य 20,000 ना मानकर एक बुक 1 रुपए की मान लेता हूं, तो 500 बुक कितने रुपए की होंगी 500 की, तो यहाँ पर मेरे पास जो है 500 बुक जो है कितने रुपए की आएंगी 500 रुपए की, और उससे जो फ्री चाहता है इनकी हेतु उसका लाभ है, तो लाभ कितना हो जाएगा 50 रुपए, यानी कि 50 रुपए का लाभ चाहता है किस पर 500 पर, और परसेंटेज के लिए मेरे पास कितना हो जाएगा 100, तो आप यहाँ पर कर रहे होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10%, क्योंकि सिंपली डिवाइड करेंगे 10 बार और 10 से हो जाएगा 10%। तो आपने इसे 20,000 रुपए दिया है, इसका कोई भी यूज करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल आप समझ सकते थे कि एक बुक 1 रुपए की, तो 500 बुक 500 रुपए की, यानी कि जो उसका सीपी है वो कितना जाएगा 500 रुपए, और 50 बुक के बराबर लाभ चाहता है, तो 50 बुक का मतलब एक बुक की कीमत 1, तो 50 बुक की कीमत 50 रुपए का लाभ चाहिए किस पर 500 पर, परसेंटेज के लिए कितना जाएगा 100, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 10%। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे से बेचता है, यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व के घाटे का 7 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन को नंबर 9 से करते हैं जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखो यहाँ पर मेरा सीपी है, सीपी अगर हम सीपी से ज्यादा बेच देंगे, किसी वस्तु को सीपी से ज्यादा में बेचते हैं तो मुझे पक्का है प्रॉफिट होगा, यहां तक बात क्लियर है। अगर सीपी से कम में बेचते हैं तो मुझे लॉस होगा, सीपी से कम में बेचते हैं तो लॉस होगा, ये तो बेसिक चीज है भाई। अगर जितने में खरीद कर लेकर आए, अगर आप उससे ज्यादा में बेचते हैं
तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। और आप जितने में खरीद कर लेकर उससे कम में बेचते हैं तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो आप एक चीज समझो, उसने बोला है वह 57 लाख में बेचता है, कितने में, 57 लाख। यदि वह 57 लाख में बेचता है तो उसे कुछ घाटा होता है। यदि वह 67 लाख में बेचता है, कितने में, 67 लाख में, तो उसका जो पूर्व का घाटा है उसका 7 गुना लाभ होता है। यानी कि मान लो सिंपली 1 यूनिट का लाभ उसे लॉस था, तो आज उसे 7 गुना घाटा है, यानी कि प्रॉफिट है तो 7 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि 1 का घाटा है तो 7 का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप नंबर लाइन में देखो, यहाँ 67 है, 68 69 ऐसे नंबर लाइन चल रही होगी, तो 67 से, सॉरी 57 से 67 के बीच का गैप कितना हो जाएगा, आप सिंपल में बोल रहे हैं 10। और यहां से अगर मैं यूनिट में बात करूं, -1 से +7 पर गए हैं तो कितना गैप हो जाएगा, 8 का। आप ऐसा समझो कि आपके पास 5 रुपए का कर्जा है, अभी आप आए, आपके पास 100 रुपए का कर्जा है, आपके पास अभी 100 रुपए का कर्जा है, और कल आप आते हैं और आप कहते हो कि मेरी जेब में तो 200 रुपए हैं। यानी कि आपको बाहर से कितने रुपए मिले होंगे, 300 रुपए, क्योंकि 100 रुपए आपने कर्जा दिया होगा और फिर तभी तो 200 बचे होंगे। तो यानी कि जब भी माइनस और प्लस आता है तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास कितना जाएगा, 8। 8 किसके बराबर है, 10 के। तो 1 यूनिट का मान अगर मैं यहां से निकाल लूं तो मेरे पास हो जाएगा 10/8, और 10/8 होता है 1.25, क्योंकि 100/8 12.5, तो हमें 10 कम है तो 1 दशमलव इधर खिसक जाएगी। यानी कि 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना है, 1.25। 1 यूनिट का मान कितना है, 1.25। समझ पाए होंगे यहाँ तक। तो अब एक चीज समझो, यदि आपने नुकसान हुआ है, यदि आपको घाटा हुआ है, उस केस में आपका सेलिंग प्राइस छोटा होगा और सीपी बड़ा होगा। तो अगर आप घाटा 57 का है, सॉरी 57 में बेचा है, 1.25 का घाटा है यानी कि लॉस है, तो आपने बेचा कितने होगा, ज्यादा में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 58.25। ये मेरा सीपी हो जाएगा। अगर हम उधर से बात कर सकते हैं, देखो 1 यूनिट का मान 1.25 है, तो 7 यूनिट का मान निकालना है तो इसकी गुणा करके, क्योंकि अब के बाद 67 में से घटा देंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 58.25। कैसे भी आप पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक चावल व्यापारी 8580 में 20 क्विंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाते हैं। उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल को बेचना होगा। अब आपसे एक चीज समझो, एक जो दुकानदार है वो 8,580 रुपए में 8,580 रुपए में 20 क्विंटल चावल खरीद कर लेता है। ये इसका सीपी है, खरीद कर लेकर आना क्या होगा, 8580 रुपए में 20 क्विंटल चावल खरीद कर लेकर आता है, जबकि 22% चावल जो है खराब हो जाते हैं। यानी कि जो चावल है वह खराब हुए हैं, कितने, 22% खराब। ठीक है, कुल चावल का 22, और वो फिर भी वह प्रॉफिट चाहता है 20%, वह 20% का लाभ चाहता है। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि प्रति क्विंटल वह किस दर पर बेचेगी, उसको जो है 20% का लाभ हो जाए, कब, जब उसके 22% चावल खराब हो जाने के बाद भी वह प्रति क्विंटल जो है किस रेट पर चावलों को बेचे कि उसको लाभ हो जाए। तो आप समझो, पहले सिंपली अगर मैं सिंपल बोल दूं कि 8580 रुपए जो है इसका सीपी है, अगर मैं इसका डायरेक्ट 120% निकाल दूं तो यहां से मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या। अभी हमें आपसे समझाया है कि सीपी का डायरेक्ट आप 100 में जोड़कर निकाल दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस जाएगा। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में किया है। तो देखो इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, परसेंटेज का मतलब बटे 100, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मेरे पास एसपी निकल के आया है। अब क्वेश्चन में क्या है कि 22% चावल खराब हुए हैं, टोटल चावल कितने थे मेरे पास, 20 क्विंटल, इसमें से 22 खराब हुए हैं तो बचे कितने, 78%। 78% प्रतिशत का मतलब बटे 100 हो जाएगा, यानी कि 20%, और 20% से डिवाइड करेंगे तो 5। तो मेरे पास जो चावल अभी बचते हैं वो पहले 20 क्विंटल थे, तो अभी बचते हैं 78/5 क्विंटल। तो आप 78/5 से डिवाइड कर रहे होंगे, 78/5, 5 के ऊपर आ जाएगा। ये जो मात्रा है 78/5, ये आज वर्तमान में बचे हुए चावलों की मात्रा है कि कितने चावल बचे हैं। तो अब देखो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 6 78, 13 से डिवाइड करेंगे 13 6 78, बचे 7, 13 6 78, यानी कि हाँ भी मेरा कितना हो जाएगा, 66।
6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, और 2 पंजे 10, तो 66 का एक जीरो लगा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 660 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसने चावल को बेचना होगा, यदि उसे 20% का लाभ चाहता है। कब? जब 22% चावल खराब भी हो जाए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्टोर पर लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो आप एक चीज समझना सिंपली, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें क्या बोलता है कि 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है घड़ी पर, एक घड़ी को प्रॉफिट है तो 25% का लाभ का मतलब आप समझना सिंपली 25% को हम सिंपली बोल सकते हैं कि 25 रुपए का लाभ है किस पर? 100 पर। यह आप सिंपली फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हो। 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4, 1/4। 4 आपका क्या होगा? सीपी, और 1 का आपको क्या होगा? लाभ, यानी कि 1 रुपए का आपको क्या होगा? प्रॉफिट। यहां पर हमें एक चीज समझना है, जब भी आपसे केवल प्रॉफिट बोल दिया जाए, कुछ ना बोले कि सीपी या एसपी, कुछ ना बोले, तो हमेशा जो बेस होता है हमारा सीपी पर होता है। ये हमने अभी सीखा है कि यदि केवल लाभ की बात करें या हानि की बात करें, हमेशा कोई मेंशन ना करे तो हमेशा जो हमारा बेस होता है वो सीपी होता है। यानी अगर सीपी 1 रुपए है, 4 रुपए है, तो 1 यूनिट का हमें लाभ हुआ है, तो हमें सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। कितना? 5। अब उसे बोला है कि सेलिंग प्राइस पर बताओ प्रॉफिट कितना है, यानी कि बेस किसे बनाना है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है? 5, और प्रॉफिट कितने का है? 1 का। तो परसेंटेज के लिए हम सिंपली कर रहे होंगे 100% से गुणा, तो 100% से ही डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना जाएगा? 20%। इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को हम सीपीआर से भी सोल्व कर सकते हैं। सीपीआर अगर हम कंसेप्ट से करते हैं तो सीपीआर क्या है? देखो हमेशा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पर अधिक दिखता है, अधिक दिखता है, और एसपी पर कम। बस इतनी सी कहानी है, तो आप सीपीआर सोल्व कर सकते हो। सीपी पर अधिक दिखता है, यानी कि सीपी पर है तो 1/4 हमारे पास क्या होगा? अधिक। सॉरी, 1/4 हमारे पास क्या हो जाएगा? अधिक। तो कम कितना हो जाएगा? 1/5, और 1/5 मेरे पास कितना होता है? 20%। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि एसपी पर कम दिखता है, सीपी पर अधिक। तो अधिक वाली इधर है, हमने पहले भी परसेंटेज में सीपीआर समझा है कि अधिक को इधर लिखते हैं, कम को इधर। 1/4 ज्यादा तो 1/5 कम, तो 1/5 कितना होगा? 20%। आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है, किसी वस्तु को 69 में बेचने की बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना हो जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो इसे भी हम नंबर लाइन से समझते हैं। यहाँ पर मेरा सीपी है, किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो हमें जो होता है बेचने पर सीपी, यदि मैं 69 में बेचता हूं तो कुछ लाभ होता है, यानी कि मान लो 1 यूनिट का लाभ होता है, यहाँ से यहाँ तक बेचने पर 1 यूनिट का लाभ होता है। फिर उसे बोल दे कि यहाँ से हम अगर उसे 78 में बेचते हैं, कितने बार? 78, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं उसे 78 में बेचता हूँ, दोबारा से यहाँ से यहाँ तक 78 में बेचता हूँ, तो उसको लाभ प्रतिशत जो उसका पहले का लाभ का 2 गुना लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर कितने यूनिट का लाभ होगा? 2। ये पूरा नंबर लाइन 2 है, यहाँ से यहाँ तक की पूरा 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। कब? जब ऐसे 78 78 में बेचता है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी यूनिट 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो आप सिंपली बता सकते हो कि इसका बीच का गैप कितना होगा। यहाँ से अगर मैं केवल यहाँ तक के गैप की बात करूं तो ये पूरे नंबर लाइन 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। 1 किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों का गैप कितना है? 9। 1 यूनिट 9 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 9। अब आप एक चीज समझना, आपको लाभ हुआ है 9 रुपए का 69 में बेचने पर, तो आप सिंपल अगर सीपी होगा तो उससे जो है एसपी से तो कम ही होगा, तो 69 में से 9 माइनस कर रहे होंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 60 रुपए। या आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नंबर लाइन से क्वेश्चन करना बेहद ही इजी है। आगे बात करते हैं और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से
पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है, उसे 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो उसका क्या परिणाम है? मतलब उसको लाभ हुआ या हानि, हमसे ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखो आप पहले एक चीज समझते, देखो उसने पहले बोल दिया है कि इसका सेलिंग प्राइस जो था 1140 है। 1140 होने पर उसे 5% का लॉस होता है। लॉस कितना होता है? 5%। फिर बोलता है 1260 में बेचने पर, इनकी फिर वैसे वस्तु कितने बेचता है? 1260 में। तो हमें बताना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कितना, वो भी हमें बताना है। अब आप एक चीज सिंपल समझ सकते हो, देखो हम जिससे अभी हमने सीखा है, इस 5% का मतलब क्या है? इस 5% का मतलब इतना है कि 100 रुपए का सामान खरीदा है तो 5 रुपए का हमें क्या है? लॉस है, नुकसान है। तो हम इसे बेचा कितने में होगा? तो 100 में से 5 माइनस कर देंगे तो 95%। यानी कि हमने इसे बेचा है कितने प्रतिशत में? 95% में उसने बेचा है। पर क्वेश्चन में 95 नहीं दिया हुआ है, कितना है? 1140। तो 95 किसके बराबर? 1140 के बराबर। अब कह रहा है 1260 में बेचने पर, कितने पर? 1260 में बेचने पर आप उसे बताओ कितना लाभ या हानि। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल हमें समझना था कि 1140 में बेचता है, 1140 में बेचता है तो 5% का लॉस होता है। 100 में से 5 घटाएंगे 95, यानी कि यहाँ पर मेरा एसपी 95% है, यहाँ पर एसपी कितना है? 1140 है, यहाँ एसपी 1260 है। तो हम इसे 100 में से घटा के जोड़ के देख लेंगे जितना मेरा आ जाएगा। तो पहले से हम सोल्व करते हैं। देखो ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, और ये 26 जो है इससे कट रहा होगा 21 बार, 21 के 5 में गुणा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 21 पंजे 105, यानी कि मेरे पास 105 आया है। अब आप एक चीज समझो, ये 100 से कितना ज्यादा है? 5% ज्यादा है। 100 से 5% ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा है तो क्या पक्की बात है हमें लाभ होगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 5% का लाभ। अगर मान लो यहाँ पे 95 आता तो फिर हमें 5% की हानि होती है। 100 से जितना कम होगा वो हमारी हानि, और 100 से जितना ज्यादा होगा हमारा लाभ हो जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अच्छा 7 सेम है, 7 को आप खुद से कर लेंगे क्योंकि डाटा सेम दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि 7 जो क्वेश्चन है वो सेम है, आप उसे खुद से सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है। एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है, जिनमें से ए 3 मशीनें, यानी कि ए टाइप की जो है कितनी मशीनें हैं? 3, और 2 मशीनें हैं जो बी टाइप की, यानी कि बी टाइप की कितनी मशीन है? 2, और बाकी सी टाइप की मशीन है, तो बाकी मशीन है सी। देखो टोटल मशीन 8 थी, 3 यहां पर हुई, 2 यहां पर, 5, तो मेरे पास कितनी बचती है? 8। देखो इसने बोला है एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें से 3 मशीनें ए, 2 मशीनें 2, बाकी सी मशीनें हैं। इन मशीनों को का दाम पहले का है 1 लाख, यानी कि पहले जो मशीन है वो 1 लाख रुपए की है, 4 5 0। दूसरी मशीन जो है वो 80,000 की है, और जो तीसरे टाइप की जो सी मशीन है वो 45,000 की है, 45,000 की है। तो इन मशीनों का औसत लागत क्या है ये हमें बताना है। औसत लागत। अब आप एक चीज समझिएगा ध्यान से, देखो सब में ना 3 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, सब में 3 3 जीरो है, यहाँ से भी मैं 3 जीरो ले सकता हूँ और यहाँ से भी मैं 3 जीरो ले सकता हूँ। तो 3 जीरो को हम सब में से बराबर रख लेते हैं, बाद में लगाएंगे, केवल आपसे 100 को पढ़ना। तो 100 तिया 300, तो यहाँ पे हमें कितने रुपए मिले हैं? 300 रुपए। 80 दूनी 160, यहाँ पर कितने मिले हैं? 160 रुपए। ठीक है, इतने खरीद कर लेकर आए। यहाँ पर 45 दिया 135, 45 दिया हो जाए कितना? 135, तो 135 इनको सबको जोड़ देंगे तो 5 और 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 3 और 2 5, यानी कि 595 रुपए। और ये जो 3 जीरो लगाई थी, अब उन जीरो को परचेज लगा दो आप सिंपली, तो यहाँ पर मेरा टोटल सीपी आ जाएगा। उसे पूछा है एक वस्तु प्रति मशीन का औसत कितना होगा। औसत देखो, औसत के लिए टोटल कितने मशीनें हैं? 3 और 2 5 और 3 8, तो 8 से आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर समस्या देखो, 8 से डिवाइड करते हैं 59 को, तो मेरे कितना होगा? 8 7 56, तो अभी बचता है कितना मेरे पास? 3 35, तो 8 चौक 32, यानी कि 7 4। देखो आप अपना ऑप्शन देखो जो है 7 4 से कौन सा ऑप्शन शुरू है? 7 4 से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास 7 4 से शुरू है, तो 7 4 3 5, ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है,
ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 7 4 से एक ही ऑप्शन शुरू था ए। आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या दिया हुआ है? एक टैप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वैसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखो सेम क्वेश्चन है पहले ही वाला जैसे हमने किया है, सेम करा देते हैं। देखो 104 रुपए का लाभ 140 में बेचता है, सॉरी 1040 में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी कि सिंपली 104 में बेच देगा। बस जितने का लाभ हुआ है 100 में जोड़ दो 104 हो जाएगा। और आगे बोलता है यदि वह उसे 950 में बेचे, कितने पर? 950। 950 में बेचता है तो उसको क्या होगा ये हमें बताना है। ये तो बड़ा ही आसान है, ये कट जाएगा। 104 से 104 आप डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर मेरा x कितना आएगा? 95। और ये 50 100 से देखो अब की बार कम है तो कितना कम है? 5। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 5% का लॉस। अभी क्योंकि 100 से 5% है तो आप सिंपल से कर पा रहे होंगे। तो हानि कितनी हो जाएगी? 5%। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 वो देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपए में खरीदी। उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसे 150 रुपए प्रति मशीन का लाभ हुआ तो उसे मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए हैं? देखो ये 30 खराब मशीन है, यानी कि मशीनें कितनी है मेरे पास? 30 मशीनें वह 1000 रुपए में खरीद कर लेकर है, यानी कि 1000 रुपए उसका क्या होगा? उसका कॉस्टिंग हो गया सीपी। ठीक है, पर उसने उसकी मरम्मत भी कराई है और उसने बोला है कि उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। और 30 मशीन है और 300 रुपए पर हिसाब से बेचता है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा तो उसे कितने में? 9000, यानी कि उसे 9000 रुपए में उस मशीनों को बेच दिया है। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, और उसे बोला है कि उसे 150 रुपए प्रति मशीन का लाभ हुआ है, यानी कि एक मशीन पर जो उसके प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट, तो एक मशीन पर उसे 150 रुपए का लाभ हुआ है। ऐसी कितनी मशीन है? 30 मशीन, तो 15 या 45, यानी कि 4500 रुपए का उसको क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपने बताना है उसकी मरम्मत में कितना पैसा खर्च हुआ है। मरम्मत हमें बताना है, मरम्मत में कितना पैसा खर्च हुआ है ये हमें बताना है, जो उसके मरम्मत में कितना पैसा उसने खर्च किया है। अब आप एक चीज समझो, यानी कि उसने ये सीपी एसपी हो गया भाई, 1000 रुपए का सामान खरीदा था, 9000 में बेचा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें लाभ की तो मेरा लाभ 8000 होना चाहिए था, प्रॉफिट क्या होना चाहिए था? 8000। पर प्रॉफिट तो एक्चुअल में कितना हो रहा है? 4500। तो यानी कि 4500 रुपए अगर इसमें से माइनस कर देंगे, भाई 8000 रुपए का लाभ होना था, 4500 का ही लाभ हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है। तो 8000 में तो 4500 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 3500, यानी कि जो 3500 रुपए एक्स्ट्रा है वो किस में हुए हैं? इसकी मरम्मत में खर्च हुए हैं। वरना लाभ तो मुझे होना चाहिए था 8000 का, क्योंकि 9000 में से 1000 घटाएंगे 8000, पर लाभ एक्चुअल में हो रहा है कितने का? 4500 का ही। तो 8000 में से 4500 घटाएंगे तो जो 3500 आया वो उसके किस में खर्च हुए? मरम्मत में, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 तो हमने पहले ही करा दिया है, सेम क्वेश्चन है, इसमें हम नहीं कराएंगे क्योंकि डाटा भी वही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि इससे पहले ही सेम कराया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो इस चीज को समझने से पहले छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल दूं सिंपली कि कोई आइटम है, सीपी मान लेते हैं, उसे मुझे 400 रुपए में बेचने पर कुछ लॉस होता है, ठीक है, कुछ भी यूनिट होगा, और उसे 500 में बेचने पर या 700 में बेचने पर 700 में बेचने पर उतने का ही प्रॉफिट होता है। तो सीपी बताओ। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मुझे 1 यूनिट का लॉस है तो उतने का ही लाभ है, जितने का लॉस है उतने का ही लाभ है। तो सीपी बताओ। उस केस में आप सीपी डायरेक्ट करा सकते हो क्या, कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 700 और 400 1100, 1100 का आधा होता है मेरे पास 550, 550 भाई 400 प्लस 700 जोड़ेंगे
और इनका हाफ करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1100, और 1100 का हाफ करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 550। यानी कि आपका सीपी कितना हो जाएगा 550। 550 से अगर आप 150 रुपए कम करेंगे तो आपको लॉस उतने का ही है सीपी, और इसमें 150 बढ़ाएंगे तो भी आपको कितना जाएगा 700। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि उतने का ही लाभ है उतने की हानि है, उतने का लाभ है उतने की हानि है, तो अगर आपने सीपी बताना है तो दोनों एसपी को जोड़कर आधा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा सीपी। तो सेम क्वेश्चन जो है आपके सामने 112, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे दिया है, समझते हैं एक बार। किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है। भाई 524 रुपए में बेचने पर जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है, यहाँ पर हमारा सीपी होगा, और उसे 524 में बेचने पर, किसमें 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 452 प्लस 524 हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 5 और 2 7, और ये 9, यानी कि 976। और 976 का हाफ करोगे तो आप बता सकते हो उसका सीपी आ जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, और इधर डिवाइड करते हैं 16 है, और यहाँ पर 8, यानी कि 488 रुपए आपका क्या हो जाएगा सीपी, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या होगा उसे हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, 13 में बोलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कार बेची, 41,800 कार उसने बेची, यानी कि इसका ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य रखा है, तो 51,300 कार बेचने का लक्ष्य रखा है, तो बिक्री में कितने प्रतिशत का जो है बढ़ाना होगा। तो आप ये सिंपल समझो, यानी कि पहले वह 51,500 कार बेच रहे थे, 51,800, आज उन्होंने कार बेच दिए 51,300 कार। तो पूछा है कि कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी, बिक्री में बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो आप एक चीज समझो, सबसे पहले आप इसका रेशो बनाएं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो 418 से 513 पर उसने कार को एक्स्ट्रा बेचा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखो अगर मैं इसमें सिंपली जोड़ दूं 82, तो यहाँ 500 हो जाएगा, और 82 में 13 जोड़ते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 95, यानी कि 95 कार एक्स्ट्रा बेची है उन्होंने, किस पर 418 पर। परसेंटेज के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 100%। अब देखो आप इसे ऑप्शन से देखते हैं, इसके 4 ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं उनसे हम इसे सोल्व करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है वो है 11 सही 9/22%। दूसरा जो ऑप्शन है वो है 8 सही 9/22%। तीसरा जो ऑप्शन है वो है 8 सही 11/23%। और जो चौथा ऑप्शन है वो है 22 सही 8/11%। ये हमें कर देना है। अब आप एक चीज समझो, देखो अगर मैं इसका 10% भी निकालता हूं तो 10% मेरे पास कितना आएगा 41.8, ये मेरे पास 10% होगा। अगर मैं मुझे बढ़ाना कितना है 95, अगर मैं 41 का भी डबल कर दूं तो मेरे पास 82 और यानी कि 83.6 आ जाएगा। अगर हम इसका डबल करते हैं तो 20% का मान कितना आ जाएगा 83.6, यानी कि 20 से भी बड़ा ही आंसर होगा मेरा। और ये सारे तो 20 से बहुत छोटे हैं, ये तो 20 से छोटे हैं, तो 20 से बड़ा एक ही आंसर है 82 से 8/11, जो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। इस केस में कभी भी आपने ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना कि 2 से काट रहे हो 3 से, आप इसे इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे जो आपको बहुत आसानी सोल्व कर पाओगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 है समझते हैं। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, और 2 दर्जन अंडे 32 रुपए, यानी कि 4 दर्जन जो अंडे हैं वो 32 रुपए पर दर्जन के हिसाब से उसने परचेज किया, यानी कि जो है एक दर्जन का 32 रुपए आते, 4 दर्जन कितने होंगे 32 गुणा 4, और 2 दर्जन जो है अंडे, 2 दर्जन अंडे उसने जो खरीदे हैं वो 32 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है, और उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव में बेचना होगा। अब आप एक चीज समझो, यानी अगर मैं यहां से बात करूं तो 32 चौका कितने हो जाएंगे मेरे पास 4 सही था ना, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ 24 होगा। 4 जो है दर्जन 24 के हिसाब से खरीदता है,
और 2 दर्जन जो है 32 के हिसाब से। तो 24 चौका मेरे पास कितना हो जाएगा 96, और 32 दूनी मेरे पास कितना हो जाएगा 64। तो 64 और 96 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 400, यानी कि 160। 160 रुपए जो है उसे प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीद कर ले 160 रुपए टोटल खर्चा किया है। अब उसे 20% का लाभ चाहिए तो डायरेक्ट 120 में जोड़ देंगे। हमें आपसे समझाया कि डायरेक्ट उसका 120% निकाल दो, यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी परसेंटेज, तो 16 है गुणा 12 उसका क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। और उसे बोला है प्रति दर्जन, तो वो कितने दर्जन खरीद के लेकर आया है। देखो 4 दर्जन तो यहाँ खरीदे थे, 2 दर्जन यहाँ, तो टोटल कितने परचेज किए हैं 6। तो आप 6 से डिवाइड कर देंगे, प्रति दर्जन निकालने के 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो 16 दूनी मेरे पास कितना जाएगा 32, यानी कि 32 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने क्या होगा अंडों को बेचना होगा, जब वो है उसे चाहिए कितने परसेंट का लाभ 20% का। इसे आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य, यानी कि एक कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस है वो आपसे दे दिया गया 13924 तथा 18% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना है 18%। आपने बताना है उसका जो है, अच्छा यदि विक्रय मूल्य, अच्छा यदि देखो क्वेश्चन क्या है, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य जो है 13,924 है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य आपके सामने दिया है कि 10,266 हो तो हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि जो है ये 10,000, अब की बार सेलिंग प्राइस कितना है 10,266, तो आपसे पूछा है लॉस परसेंटेज क्या है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर जो है इसके जो हम 3 ऑप्शन लिख लेते हैं, चारों क्या होगा 17.2, 1.3, 149, 1.4.9 और 11, ये है सारे लॉस में, यानी कि लॉस प्रतिशत हमें बताना है कौन सा होगा। अब आप इसे समझो, देखो यहाँ पे हम ये जो क्वेश्चन देने का उद्देश्य क्या है कि वो आपसे देखना चाह रहा है कि आप इसे कैलकुलेट करते हो या कुछ नई अप्रोच के साथ सोल्व करते हो। देखो अभी हमें आपने बताया है कि 13,924 में बेचने पर 18% का लॉस होता है, तो यानी सॉरी लाभ होता है, तो 100 में जोड़ेंगे तो 118% आएगा। 118 किसके बराबर हो जाएगा 13,924, ठीक है। फिर वैसे कितने में बेचता है 10,226, सॉरी 266, और उसे जो है ना लॉस होता है, तो लॉस होने का मतलब है 100 में से घटाना पड़ेगा कुछ, ये एल ही कर देते हैं एल, तो उसे लॉस हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ हम डिजिट सम लगाएंगे। देखो डिजिट सम क्या होगा हमारे पास, 8 और 1 9 कैंसिल, तो यहाँ 1 बचता है, 6 2 8 और 1 9 कैंसिल, तो 6 6 की 1 में गुणा करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा इधर 6। इधर देखते हैं 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 5 और 4 9 कैंसिल, तो यहाँ भी कितना बचता है 1, तो मेरे पास कितना आएगा 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस एल। अब आप समझो ये एल इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एल, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का, तो 1 माइनस 6 बराबर बचता है माइनस के 5। और हमने समझा है जब भी डिजिट सम में आपके पास जो है माइनस का बचेगा तो आप उसे 9 में से घटाएंगे, तो यानी कि अगर हम एल का बात करो डिजिट सम निकालना है तो 9 को माइनस करना है किसी में से, 9 को घटाना है 5 में से, तो मेरे पास कितना आएगा 4, यानी कि जिसका 4 डिजिट सम होगा वही मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, 7 और दोनों, यहाँ 1 है ये नहीं होगा, 1 और 3 4, यहाँ पर मेरा डिजिट सम 4 है, मेरा आंसर हो सकता है। यहाँ पे 9 कैंसिल, तो यहाँ पर मेरा 5 है, ये भी नहीं होगा, 1 और 1 2 भी नहीं होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 13%। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे, ये क्वेश्चन देने का उद्देश्य डिजिट सम से सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की वीडियो को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।